चैप्टर 2 ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। 3 बातें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेस पहले 3 चैप्टर्स हैं, 2, 3 और 4। क्यों? क्योंकि ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे वो एसेंशियल्स को डिस्कस करता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कौन से एसेंशियल्स पूरे करने हैं। कुल मिला के वैसे तो अगर हम देखें ना पूरा सॉलिड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वो 11 या 12 एसेंशियल्स है, मगर आपकी किताब ने उसको 7 तक रखा है और वो 7 एसेंशियल्स 3 चैप्टर्स में डिवाइड हुए हैं। 2 में 2 हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। 3 में 3 है, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ऑब्जेक्ट, और बाकी 4 में 2 है। चैप्टर 2 शुरू करते हैं विद ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। सबसे पहले हमें एक वर्ड के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि सर प्रॉमिस क्या होता है। क्या होता है प्रॉमिस? प्रॉमिस क्या होता है? वादा, समाजी वादा। 2 दोस्त मिले और वो कहें कि आज हमने क्रैश कोर्स की क्लास लेने जानी है। क्लास सुबह 9 बजे स्टार्ट होनी है। ये रात को कह के सो गए दोनों, और ये भी डिसाइड किया था कि मैं आऊँगा तुम्हें पिक करूँगा और तुमने 8:40 पर तैयार रहना ताकि हम एग्जैक्ट 9 बजे पहुँच जाएं। एक भाई बाइक लेके पहुँच गया, अब वो हॉर्न पे हॉर्न दे रहा, दूसरा बंदा सोया हुआ, वो उठ ही नहीं रहा। तो उसने वो प्रॉमिस अपना तोड़ दिया। जो नीचे खड़ा हुआ बाइक पे वो गुस्से में चला गया। मगर क्या वो बंदा जो गुस्से में कॉलेज आ गया और कॉलेज आके उसने पढ़ा कि यार कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 दोस्त थे, वादा हुआ था, ऑफर थी, एक्सेप्ट भी हो गई थी, मगर उसने वो काम मेरा पूरा नहीं किया, तो अब मैं, क्योंकि उसने ब्रीच की है, तो अब मैं उसको अदालत लेके जाऊंगा, उसके खिलाफ केस करूंगा और उससे हर्जाना लूंगा। जो मेरा पेट्रोल जाया हुआ है वो मैं उससे भरूंगा। क्या आपको लगता है कि अदालत इतनी फ्री बैठी हुई आजकल कि वो उस एक बंदे का पेट्रोल उसको लेके देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2 बंदों के दरमियान एक समाजी, एक सोशल प्रॉमिस था। मैं आपसे कहूं कि मैं आपको क्रैश कोर्स की क्लास के अंदर समोसे खिलाऊंगा डेली बेसिस पे, और मैं नेक्स्ट डे आपसे कहूं मैंने तो मजाक किया, मैंने तो मजाक किया, खिला दें, वाह। तो आप अगर कहें कि सर आपने चूंकि डे 1 पे कहा था और वो बात रिकॉर्ड भी हुई है, तो आप हमें समोसे खिलाएं, और चूंकि आप मुकर चुके हैं तो आप मुझे किसी भी तरीके से बाउंड नहीं कर सकते। वाई? ये भी एक क्या था? सोशल प्रॉमिस था। तो प्रॉमिस इज एनीथिंग जो कि 2 लोग करें मगर उसमें कोई कमर्शियल सेंस ना हो, किसी भी तरह की कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन ना हो रही हो, ये है प्रॉमिस। प्रॉमिस को थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे तो बनेगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि अगर एक प्रॉमिस के अंदर हम लोग कंसिडरेशन का एक एलिमेंट उठा के ऐड कर दें, वो बन जाएगा एग्रीमेंट। और अगर मुझे उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसको मुझे लीगली बाउंड करना पड़ेगा, और वो एक ऐसा वादा हो जो कि लॉफुली मैं उसको इन्फोर्स करवा सकूं। तो सबसे पहले ये बनता है प्रॉमिस, उसके बाद एग्रीमेंट, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। शुरू करते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस बेसिकली क्या है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जब एक बंदे को या जब एक बंदा, लेट्स सपोज मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं आपको एक बहुत अच्छी कैब लेकर देता हूं और मेरे साथ चलो, और आप आगे से कह दो चलाएं सर चलें। ये हमारा क्या है? एक समाजी, एक सोशल प्रॉमिस है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, यानी कि आप,
जब मैंने आपको प्रपोजल की है इस नीयत के साथ कि मैं आपकी रजामंदी, आपकी असेंट चेक कर सकूं, सिग्निफाई कर सकूं, और अगर आप वो चीज मान जाएं, जो मैंने आपको प्रपोजल दी है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। तो कहानी शुरू होती है प्रॉमिस से, जो कि एंड होती है जाके परफॉर्मेंस पे। प्रॉमिस से स्टार्ट होगी, परफॉर्मेंस पे जाके वो एंड हो जाती है। तो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, जब एक बंदा खुद से उठे, डिसाइड करे कि मैंने दूसरे बंदे के पास जाना है और उसको एक ऑफर देनी है, उसको एक प्रपोजल देना है, इस नीयत के साथ कि दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करे, तो हम कहेंगे कि क्या डेवलप हो गया? एक प्रॉमिस डेवलप हो गया। जो बंदा प्रपोजल दे रहा है वो कौन है? प्रॉमिसर। जिसको दी जा रही है या जिसने एक्सेप्ट कर ली है वो कौन है? प्रॉमिसी, या ऑफरर और ऑफरिंग। एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, इसको फिलहाल भूल जाते हैं। एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन। भाई मैं आपके पास आऊं और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक कैब दिलाऊंगा, क्या आप मुझे इन रिटर्न कुछ दे रहे हो? नहीं। आप कहो कि सर अगर आप मुझे कैब दिलाएंगे तो मैं आपको एक मोबाइल दिलाऊंगा, सही है? एक कैब के बदले एक मोबाइल। तो अब दोनों बंदों को एक एक चीज ट्रांसफर हो रही है, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, कोई ना कोई कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। तो प्रॉमिस से एग्रीमेंट में जाने के लिए दोनों पार्टीज को क्या मिलनी चाहिए? कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। और अगर ये चीज मैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवा दूं, लीगली बाउंड हो जाए, आप मुझसे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवा लो, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो प्रॉमिस सिंपल वादा, यानी कि एक बंदा ऑफर कर रहा है और एक बंदा उसको कबूल कर रहा है। अगर वो कबूल ना करे तो कहानी खत्म हो गई। अगर वो यहां पे कहे कि सॉरी रिजेक्टेड, गेम ओवर। कबूल कर लिया, प्रॉमिस बन गया। उस प्रॉमिस से अगला टास्क क्या है? उसको एग्रीमेंट में कन्वर्ट करना। वो कैसे होगा? जब दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही होगी। और अगर मैं उसको लीगली बाउंड बना दूं, क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन या एनफोर्सेबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं यार मैं तुम्हें पैसे दूंगा 2 लाख रुपया, और तुमने मिस्टर अल्फा ब्रावो चार्ली का कत्ल करना है। वाइट तो है, मगर क्या मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं? पैसे दे रहा हूं ना मैं आपको। इन रिटर्न आपका उनको कत्ल करना भी मुझे क्या है? कंसिडरेशन है। तो इसका मतलब है ये एग्रीमेंट है। क्या मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं? नहीं। क्यों? ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। ये स्टार्टिंग से ही क्या है? वॉइड। तो हर एग्रीमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। कब होगा? जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। याद तक बात समझ आ गई? सर वो कहता है पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुई, दोनों पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। और अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उससे हम डैमेजेस या पेनल्टीज क्लेम करेंगे अकॉर्डिंग टू चैप्टर 9 ऑफ योर स्टडी टेक्स्ट। सर ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो, ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। दैट कैन बी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हर वो चीज जो कि आप बोल के कर रहे हैं या लिख के कर रहे हैं, वो क्या है? एक्सप्रेस। रिटन और ओरल, वो क्या है आपकी? एक्सप्रेस। और अगर आप एक्शन से कर रहे हैं तो वो क्या है? आपके साथ मैं बोल के एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये कौन सा होगा? एक्सप्रेस। लिख के कर रहा हूं, इशारों से कर रहा हूं, इम्प्लाइड। आपकी गाड़ी रुकी है एक सिग्नल के ऊपर
और सिग्नल के ऊपर एक सफाई करने वाला बच्चा खड़ा हुआ है और वो आपके शीशे को आते साथ साफ करना शुरू कर दे, वो क्या कुछ बोल रहा है? कुछ लिख रहा है, अपने एक्शन से आपको एक ऑफर दे रहा है। कैसे? जब उसने गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर दिया, आप बैठे में गाड़ी के अंदर, आपने इशारे से कह दिया आप खामोश हैं, या आपने कहा कर दे, दैट इज व्हाट, दैट इज इम्प्लाइड। और अगर आप कहते हैं, वो क्या है? आप खड़े हैं एक बस स्टेशन के ऊपर, रूट की बस ने आना है और उसका चैनल ही वही है, बस आई, आप उसमें चढ़ गए, बस चल पड़ी, ये एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? इम्प्लाइड। और अगर आपको कंडक्टर बोले कि भाई पैसे, और आप कहें कि ये तो हमारा कोई प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो क्या ये बात सच है? नहीं। बस का आगे रुकना, इट वाज इम्प्लाइड ऑफर। आपका बस में चढ़ना, इट वाज योर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो यह बन गया इम्प्लाइड प्रॉमिस। आपको आपकी कंसिडरेशन मिल रही है कि आप अपनी मुकाम तक पहुंच रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? किराया, दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और चूंकि आप बस के अंदर हैं और ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, दैट इज ऑल्सो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि अब उन्होंने आपको आपके मुकाम तक पहुंचा के आना है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सर कहानी तो शुरू हुई थी हमारी ऑफर के साथ। ऑफर क्या होती है? बेसिकली जब एक बंदा सिग्निफाई करता है दूसरे बंदे को, और वो उसके पास जाके उसकी विलिंगनेस को चेक करता है कि क्या तुम मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस एग्रीमेंट में उतरना चाहते हो या नहीं। तो वो क्या है? ऑफर या प्रपोजल। आई कैप को ये चीज बहुत पसंद है कि वो उसका ऑल्टरनेट नाम चेक कर लेता है। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का ऑल्टरनेट नाम क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। और एक दफा आई कैप ने शायद 7-8 नंबर के लिए चीज पूछी थी, तो उसने क्वाज़ी का वर्ड यूज नहीं किया, उसने कंस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज किया था और बच्चे पैनिक हो गए थे। तो प्रपोजल कह लें या ऑफर कह लें, इसमें क्या है? जब एक बंदा सिग्निफाई करता है दूसरे बंदे को कि क्या मैं तुम्हारे लिए ये काम करना चाहता हूं, या क्या तुम मेरे लिए ये काम करोगे, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, नहीं करोगे। ऑफर कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इस नियत के साथ कि वो दूसरे बंदे की असेंट मालूम कर सके, दूसरे बंदे की रजामंदी मालूम कर सके कि क्या वो ये एक्ट करना चाहता है या उससे एब्सटेन रहना चाहता है या नहीं। द ऑफर इज सेट, सॉरी, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। उस बंदे ने उसको ऑफर या उसको प्रपोजल दे दी। भाई मेरे पास ये की चेन है, मैं चाहता हूं कि ये की चेन मैं आपको बेचूं, क्या मैं बैठे बैठे इसको बेच सकता हूं बिना कुछ बोले? नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उठना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा, उनकी असेंट लेनी पड़ेगी कि क्या तुम विलिंग हो इस चीज को बाय करने के लिए या नहीं। तो इसका मतलब है कि मेरा उठ के उनके पास जाना, एक ऑफर मैं उनको कम्युनिकेट कर रहा हूं कि आर यू विलिंग टू बाय दिस की चेन और नॉट। मान लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। नहीं मानेंगे तो काम खत्म, गेम ओवर। अच्छा, तो बेसिकली ऑफर क्या है, हमें बात समझ आई। इस ऑफर को वैलिड बनाने के लिए इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं। अगर ये एसेंशियल्स मिसिंग है तो वो ऑफर कभी भी एक वैलिड ऑफर नहीं कहलाती। सबसे पहले, एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, प्रॉमिस भी इवन बनाने के लिए कम से कम कितने लोग आपको चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो एक बंदा अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर ऑफर नहीं दे सकता। देयर शुड बी हाउ मेनी पार्टीज? एटलीस्ट 2 पार्टीज। ये ऑफर सर्टन हो और डेफिनेट हो। अब अगर मुझे आपको ये कीचेन बेचना है तो मुझे आपको इस कीचेन की पूरी खसूसियात बतानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी कि भाई ये कीचेन है, ब्राउन कलर का है, इस पे ये नाम शाम लिखा हुआ है, इसके साथ यूएसबीज भी अटैच हैं, क्या तुम लेना चाहते हो या नहीं। दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग इट
सर्टेन एंड डेफिनेट, ये ठोस होनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगी यार मेरे पास कीचेन है, लेना चाहोगे? अब कीचेन तो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकती हैं, कुछ मेटल की होती हैं, कुछ लेदर की होती हैं, तो वो सर्टेन और डेफिनेट चीज नहीं है, अनलेस कि मैं आपको उस चीज की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम फीचर्स बता रहा हूं। मैं आपसे कहूंगी यार मैं आपको पीले रंग का फल बेचना चाहता हूं, सर्टेन है? नहीं। क्यों? फल तो बहुत सारे होते हैं पीले रंग के, आम, खरबूजा, केला, बहुत सारे होते हैं। फिर ऑफर को हम कंडीशनल बना सकते हैं, ऑफर को हम लोग कंडीशनल बना सकते हैं। अगर मैंने आपको एक ऑफर दी और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मुझे इसका जवाब तुमने खत पे देना है, मैंने कंडीशन ऐड कर दिया, और अगर जवाब खत में नहीं आएगा तो मैं तुम्हारी एक्सेप्टेंस को कबूल नहीं करूंगा। मेरे पास ये राइट है, मैं कर सकता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं कहता हूं कि यार मुझे आपको ये गाड़ी बेचनी है, शर्त ये है कि आप मुझे इसके पैसे सारे के सारे वन गो में दोगे, इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है, चूंकि मैं ऑफरर हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट किया है, आई हैव द राइट, मैं उसमें कंडीशन ऐड कर सकता हूं। तो हम अपनी एक ऑफर को कंडीशनल बना सकते हैं, और दूसरे बंदे को ये ऑफर अगर कंडीशनल है तो मनोवन माननी पड़ेगी, वो उसमें अपनी कंडीशन ऐड नहीं कर सकता। तो ऑफरर कंडीशनल बना सकता है मगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होती है। ऑफर कैन बी कंडीशनल, मैं रिपीट करता हूं, ऑफर कैन बी कंडीशनल मगर एक्सेप्टेंस आप कंडीशनल नहीं बना सकते। तो स्टार्ट करते हैं। ऑफर कैन नॉट बी मेड टू हिमसेल्फ, इट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट, एंड इट कैन बी कंडीशनल। उसके बाद ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। भाई मैं बैठा हूं, अब मेरे दिल में है कि मैंने आपको एक किचन बेचना है, और मैं सोच लिया, मैंने नीयत मैंने पूरी बांध ली है किचन बेचने की, मगर मैं आपके पास आया ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑफर मैंने आपसे की है? क्या कम्युनिकेट हुई है? नहीं। अगर मेरी नीयत है तो वो नहीं मानी जाएगी अनलेस कि मैं उसको फिजिकली जाके कम्युनिकेट ना करूं, इधर बाया एक्सप्रेस वे या इंप्लाइड वे। तो मुझे उसको कम्युनिकेट लाजमी करना है, तब जाके मैं कहूंगा कि ये ऑफर दूसरी पार्टी तक पहुंची है। और ये कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट मानी जाएगी जब उसकी नॉलेज में वो बात आ जाएगी। भाई मैं बोल रहा हूं, आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है, नियत भी है, बेचना भी चाहता हूं, बोल भी रहा हूं, मगर आगे बैरियर लगा हुआ, या ट्रैफिक का शोर बहुत है, और आप तक मेरी आधी बात पहुंची और आधी बात नहीं पहुंची है। तो क्या ये कंप्लीट ऑफर हो गई है? नहीं। मैंने ट्राई किया है कम्युनिकेट करने का, मगर आप तक वो चीज या आपकी नॉलेज तक वो चीज पहुंची नहीं है, तो ये ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द पर्सन। ये बात हम लोग भी देखकर आ गए हैं। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड दैट कैन बी implied. Conduct means implied. यहां तक क्लियर है? If offer is made by post, post क्यों? आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल का जमाना है, तो ये पोस्ट का वर्ड थोड़ा ऑकवर्ड नहीं? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो पुराना है ना, 1872 का है, और आजकल भी पोस्ट तो है, बिल्कुल ही आउट तो नहीं हुआ। और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो ज्यादा वैल्यू की होती हैं उसमें पोस्ट एक अच्छा जरिया माना जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप, कॉल्स, ईमेल्स, चांसेस होते हैं कि वो डंप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। मगर पोस्ट एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि पुराने जमाने से आजकल तो खैर फास्ट है, और ये जरा एक फील देता है कि नहीं यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली हाथ से किया है, कागज पे किया है। अगर एक ऑफर थ्रू पोस्ट है तो उसकी कम्युनिकेशन उस वक्त पूरी मानी जाएगी जब वो दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा, व्हेन इट रीचेस ऑफरी। मैंने ये नहीं कहा कि उसकी नॉलेज में आ जाएगा,
ये फ़र्क है। मैंने आपको एक ऑफ़र की, ख़त आप तक पहुंच गया, ये ऑफ़र पूरी हो गई है। अब आपने खोल के पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अल्लाह जाने, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। आप तक ख़त पहुंच गया, आपने आगे उसको ज़ाया कर दिया है, जला दिया है, खोला है, नहीं खोला है, फाड़ दिया है, इसका मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी ऑफ़र आप तक कम्युनिकेट कर दी है। कैसे की है? थ्रू पोस्ट। जैसे ही वो डाके आप तक पहुंचा, आपने डाके से ख़त लिया और उस पर क्या किए होंगे? साइन किए होंगे। वो आपका उस डेट पे, उस टाइम पे साइन करना ये शो कर रहा है कि आप तक वो चीज़ पहुंच गई है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इसको हम दोबारा भी यूज करेंगे जब हम पोस्टल रूल के ऊपर बात करते हैं एपिसोड दिन में। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट, इनविटेशन टू एन ऑफर। व्हाट इज दिस? इनविटेशन टू एन ऑफर क्या होता है? ऑफर तो ऑफर होती है ना। व्हाट इज इनविटेशन? इनविटेशन इज कि आप एक इश्तिहार लगाएं, एक एडवर्टाइजमेंट डालें, दूसरे बंदे को मोटिवेट करें, उसको उठाएं कुर्सी से कि आओ और आगे हमें ऑफर दो। इश्तिहारबाजी। फेसबुक पे ऐड लगा हुआ है, क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, कि हमने आपको ऑफर दिया? नहीं, आपने खुद उस पोस्ट को देखा। हमने क्या दिया था आपको? इनविटेशन। आपने वो पोस्ट देखी, आपने कॉलेज राब्ता किया, कॉलेज आके आपने फ्रंट डेस्क से कहा कि हमें क्या चाहिए? पास। वो आपका आगे पास मांगना क्या है? ऑफर। कॉलेज का आपको पास देना क्या है? एक्सेप्टेंस। और मेरा यहां पे खड़े होकर तकरीर करना क्या है? परफॉर्मेंस। और 8वें दिन वो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो गई, खत्म हो गई, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डन। क्या आपको कोई कंसिडरेशन मिली? डेफिनेटली मिली। क्या मुझे मिली? मुझे मिली। आपके चेहरे की मुस्कुराहट मिली। आपका पास होना मेरे लिए क्या होगा? कंसिडरेशन। तो इनविटेशन क्या है? जब एक बंदा अपनी इंटेंशन शो करता है, अपनी नीयत शो करता है कि आओ मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में उतारूं। ऑफर नहीं दे रहा, अगले बंदे को उठा के मोटिवेट कर रहा है कि तुम आओ और आगे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ो, उठो और आगे मेरे साथ राब्ता करो। मैं उसको इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करके दे रहा हूं, उसको बता रहा हूं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। भाई ये कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करने हैं, अब वो घर घर जाकर तो ना अपना वो देगी कि यार लो ये खरीदने खरीदने खरीदने, नहीं। अखबार में क्या आता है? इश्तिहार। और इश्तिहार में लिखा होता है कि ये कंपनी है, ये इसका साल का प्रॉफिट है, ये इसके एसेट्स हैं, इतने शेयर्स हैं, इतने रुपए के हम शेयर्स बेचना चाहते हैं, इतने क्वांटिटी में, जिसने आना है वो आके शेयर्स परचेज कर ले। दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप जा रहे हैं मार्केट में और आपको नजर आई एक बुटीक, बुटीक के बाहर कपड़े हैंग हुए हैं। वो बुटीक के बाहर कपड़े हैंग होना ये शो कर रहा है कि दुकानदार चाहता है कि इन कपड़ों को देख के तुम दुकान के अंदर आओ और आगे हमसे राब्ता करो और पूछो कि कपड़ा कितने का। दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इनविटेशन टू एन ऑफर में और ऑफर में एक करीब करीब का फर्क होता है। इसकी एक मिसाल लेके चलते हैं। आपने खरीदना है फल, आप गए फ्रूट मंडी। फ्रूट मंडी जब आप पहुंचे तो एक बंदा खड़ा हुआ है वहां पे स्टॉल लगा के, और उसने मिक्स फ्रूट्स रखे हैं। आपने उससे पूछा कि भाई ये आम किस तरह दिए? उसने आपको रेट बताया, आपने बार्गेनिंग की, सौदा हो गया, आप उससे फल लेकर आ गए। उसका फल सजा के बैठना बेसिकली क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर है। उसका फल सजा के बैठना क्या है? इनविटेशन। आपका जाके उससे पूछना क्या है? ऑफर। उसका आपको बताना क्या है? उसका आपको बताना, उसने इंफॉर्मेशन आपको दी है। फिर आपने कहा कि भाई ये चीज मुझे पैक कर दो, उसने वो पैक कर दी, ये ऑफर की और वो एक्सेप्टेंस आ गई, डन हो गया। अच्छा, उस बंदे ने उस फलों की कार्ड के ऊपर एक प्राइस टैग हैंग किया हुआ और साथ लिखा हुआ है कि नॉट नेगोशिएबल या नो फर्दर डिस्काउंट्स
अवेलेबल या लिखा हुआ है फिक्स्ड प्राइस, दिस इज एन ऑफर, ये ऑफर है, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। अगर प्राइस मेंशन है और मेंशन के साथ साथ वो प्राइस फिक्स भी है, उसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, उस पर आप बार्गेन नहीं कर सकते, उस पर डिस्काउंट नहीं ले सकते, तो वो इनविटेशन नहीं है, वो क्या है, ऑफर है, वो ऑफर है। और अगर प्राइस मेंशन हो, साथ लिखा हो बार्गेनेबल, नेगोशिएबल, मिल के बात कर लेंगे, आओ तो सही, बैठो तो सही, तो वो क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर। डन, ओके। ये ऑफर कैसे कैसे खत्म होती है, डिफरेंट वेज है। चलिए ये बताइए, मैंने आपको ऑफर की, आपने कहा ओके, क्या अब वो मेरी ऑफर स्टैंड करती है, खत्म होगी ना ऑफर। मैंने आपको ऑफर दी, आपने कहा ओके, क्या बन गया, प्रॉमिस या एग्रीमेंट, जो मेरी ऑफर क्या हो गई, खत्म। क्यों, इवॉल्व होके प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो ऑफर क्या हो गई, लैप्स। मैंने ऑफर दी, आपने कहा नहीं सर मजा नहीं आया, रिजेक्ट कर रहा हूं, ऑफर क्या हो गई, लैप्स, रिवोक हो गई, खत्म हो गई, रिवोक नहीं हुई, लैप्स हो गई। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, आप उसको रिवोक कब कर सकते हैं, जब अगला बंदा एक्सेप्ट ना करे, उससे पहले पहले आप उसको रिवोक या उसको लैप्स कर सकते हैं। जैसे ही उसने कबूल कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस। तो अगर आपने रिवोक करनी है या लैप्स करवानी है, तो आप एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको खत्म करवा सकते हैं। फिर लैप्स ऑफ टाइम, अगर आपकी ऑफर में कोई टाइम पीरियड मेंशन हो कि ये ऑफर 5 डेज के लिए वैलिड है, 10 डेज के लिए वैलिड है, 20 डेज के लिए वैलिड है, तो जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, योर ऑफर विल बी लैप्स्ड, आपकी वो ऑफर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर टाइम मेंशन ना हो, फिर क्या होगा, अगर टाइम मेंशन ना हो फिर क्या होगा, व्हाट इज रीजनेबल टाइम, कैसे पता चलेगा कि रीजनेबल क्या है, ये केस टू केस वेरी होगा, बंदा टू बंदा वेरी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा। तो वर्ड रीजनेबल अपने अंदर क्या है, अनरीजनेबल टर्म है। क्यों, जजमेंटल है। शुरू जब हुआ था ये पेपर, या सॉरी ये जो सेशन स्टार्ट हुआ था आज से कोई 5 महीने पहले, तो उस वक्त आपका रीजनेबल टाइम पढ़ने का क्या था, कितना घंटा आप लोग आराम से पढ़ते थे बैठ के, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, इतना था, कितना था, शायद शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं, हंस के दिखा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हंसदे चेहरियां दा। तो बेसिकली उस वक्त वो टाइम स्लैब और था, आजकल क्या है, मुश्किल से आधा घंटा, पौना घंटा, नहीं, आजकल तो बढ़ गया होगा ना, कितना आजकल, अस्तगफिरुल्लाह, आजकल शायद आपका हो 2.5 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटा, तो ये वेरी करता है, पॉइंट टू पॉइंट, सिनेरियो टू सिनेरियो। अच्छा, उसके बाद अगर एक कंडीशनल ऑफर थी, अगर एक ऑफर कंडीशनल थी और दूसरे बंदे ने उसको मनोमन कबूल नहीं किया, तो वो ऑफर क्या कर जाएगी, लैप्स कर जाएगी। ऑफर कंडीशनल हो सकती है मगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होती है। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, डेथ और इंसैनिटी, मैंने आपको ऑफर की कि मैं आपको अपना स्कूटर बेचना चाहता हूं, और आपने वो ऑफर कबूल कर ली। कबूल करते टाइम आपको पता था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, बट आपने कबूल कर ली, आपको पता था, आपकी नॉलेज में था, तो ये ऑफर मेरी डेथ के बाद क्या हो गई है, लैप्स कर गई है। और अगर आपको नहीं पता था और आपने अनजाने में कबूल कर लिया, तो वो लैप्स नहीं होगी। उस टाइम पे मेरे लीगल वारसान लायबल होंगे कि वो आपको स्कूटर प्रोवाइड करेंगे। अब आपके दिमाग में था, नॉलेज में था या नहीं था, ये साबित कौन करेगा, आप ही करोगे साबित। आपसे पूछा जाएगा ना कि भाई तुमने कबूल कैसे की, तो आप ये प्रूफ कहां पे दोगे जाके,
अदालत में दोगे कि मुझे पता था या मुझे पता नहीं था कि डेथ हुई या नहीं हुई। तो ये चीज़ अब आपके ऊपर आएगा क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ, दैट यू हैव टू प्रूव इन कोर्ट। ओके, नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस रिजेक्शन बाय द ऑफरी, अगर एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट ना करे, मना कर दे, तो वो ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। काउंटर ऑफर इसमें, व्हाट इज काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले ऑफर कैसे होती होगी, बार्गेन, इचरा मार्केट, बाजी ये सूट 500 रुपए का है, नहीं मैं 400 दूंगी, बाजी 450 दे दे, नहीं मैं 410 रुपए दे दूंगी, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसके बाद फिर आवाजें आती हैं, बाजी 200 का ले लो, 150 का ले लो। ये क्या है, काउंटर ऑफर है। आपने जाना है गार्डन टाउन से अनारकली और आपने लिया बाइक से रिक्शा, आपने कहा जाना है मैंने अनारकली, मैं तुम्हें दूंगा 400 रुपया, चलाओ चलें। उसने कहा नहीं सर गैस महंगी होगी, मैं 500 रुपया लूंगा। ये काउंटर हो गया। अब जब काउंटर हुआ तो दूसरी पार्टी बन गई ऑफरर और आप बन गए ऑफरी। उसने कहा 500, आपने कहा नहीं नहीं 450, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। अब वापस से आप कौन हो गए, ऑफरर, और वो कौन है, ऑफरी। तो जैसे ही एक दफा काउंटर ऑफर हुई, पिछली ऑफर खत्म हो जाएगी। तो हर काउंटर ऑफर से पहले, सॉरी उसके बाद पिछली ऑफर खत्म हो जाती है, वो लैप्स कर जाती है। तो ऑफर इज बेसिकली डेफिनेशन प्लस एसेंशियल्स और उसके बाद उसकी लैप्स, याद रखो के आए एक्सेप्टेंस। अब जिस बंदे को मैंने ऑफर दी है, जिस बंदे को मैंने ऑफर दी है, अगर वो बंदा मनोवन मेरी ऑफर को कबूल कर ले, मान ले, तो मैं कहूंगा माय ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। इसके भी क्या है, एसेंशियल्स हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस के अंदर कोई कंडीशनल वाली बात नहीं है, ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, आपको मनोमन माननी पड़ेगी। अगर आप अपने पास से कोई कंडीशन ऐड करते हैं तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाती है। कौन सी वाली कहलाती है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस शुड बी इन रीजनेबल मोड। अगर तो मोड बता दिया है कि मुझे इसका जवाब खत में चाहिए या फैक्स में चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए, अगर तो मैंने मोड अपना डिफाइन कर दिया है तो उसी मोड में होनी चाहिए। और अगर मैंने मोड डिफाइन नहीं किया तो दैट शुड बी इन रीजनेबल मोड। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द मैनर स्पेसिफाइड, ये बात उन्होंने कर ली है। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप जिस तरह वो यूजुअल बिजनेस होता है आप वैसे कर सकते हैं। If acceptance is not made in manner prescribed in proposal, offerer shall insist for that। भाई मैंने आपसे कहा था कि अगर तुमने ये किचन परचेज करनी है तो मुझे इसका आंसर खत पे दे देना। नेक्स्ट एक कॉल आ जाती है मुझे कि जनाब मुझे ये किचन मंजूर है, आप मुझे इसके 10 कार्टन भेज दें। मैंने क्या कहा था, खत। मुझे क्या आई है, कॉल। मेरे पास एक ऑप्शन आ गई है, मानूं या ना मानूं। अगर तो मैं कॉल पे उसको कहूं कि भाई मुझे इसको रिटर्न रखना है, काइंडली खत भेज दें, अगर खत मुश्किल हो रहा तो ईमेल कर दें, मगर एटलीस्ट रिटर्न में करें, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। और अगर मैं खामोश रहूं, उसको इंसिस्ट ना करूं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं उसको मान भी सकता हूं। बट अगर मैं चाहूं तो इंसिस्ट करवा सकता हूं। अब अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये दोबारा से कहना ये 10 कार्टूनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर सकता है, अगला बंदा तैश में आके के बोले कि यार चलो बस ठीक है छोड़ दो, फिर चाहिए ही नहीं मुझे, तो मैं खामोश रहूंगा। पैसा आ रहा है ना, आने दो, बेशक मोड चेंज हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, आई कैन कंप्लाई और नॉट। और अगर मैं फेल टू इंसिस्ट, अगर मैं उसको इंसिस्ट नहीं कर रहा विद इन द रीजनेबल टाइम, इट इज डीम्ड कि मैंने उसकी वो बात मान ली। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ,
जिसका एक सवाल बड़ा मजे का है कि हमने पूछा हुआ, दो सवाल हैं बेसिकली, एक में वो कुत्ता गुम करता है, एक में वो एक का बेटा गुम कर देता है और कहता है कि जो कि उसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा, और जो बंदा ढूंढ के लाता है उसको इनाम नहीं मिलता। क्यों? ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ऐसा हो गया कि आपने उसको कबूल कर लिया मगर आपको इनिशियल ऑफर का पता नहीं था, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक अच्छी वैलिड एक्सेप्टेंस उस वक्त होगी जब आपको ऑफर का पता हो। हमने यहां पे एक वर्ड देखा था, तो अगर मैं पीछे आऊं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। तो जब आपने उसको कम्युनिकेट ही नहीं की तो उसकी वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। एक्सेप्टेंस कब तक दें? ऑफर के लैप्स से पहले पहले, ऑफर के लैप्स होने से पहले पहले दे दें। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कैसे? एक्सेप्टेंस में बी कंप्लीट व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ये बात तो आसान है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय वर्ड स्पोकन, रिटन और थ्रू कंडक्ट। ये बात भी हम लोगों ने कवर कर ली है। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन बाय द वे? ये क्या होती है? नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है? जिस तरह फिल्मों में होता है, अगर तुमने मेरे खत का जवाब ना दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है और फिर हम शादी कर लेंगे। मूवी में ऐसे होता है, मगर ये हकीकत में तो नहीं होता। तो कहना ये चाह रही किताब कि एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन इसके अगर मुझे जवाब मौसूल ना हुआ तो मैं ये मान लूंगा कि तुम्हें वो बात कबूल है, यानी कि साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच या एक्सेप्टेंस या ओके। तो ये चीज यहां पे नहीं है। खामोशी इज नॉट नीम रजामंदी। खामोशी नीम रजामंदी नहीं है। ओके, ये दो बातें, यहां से कहानी शुरू होती है हमारे पोस्टल रूल की। इसको समझते हैं और उसके लिए एक सवाल आपके सामने। एक केस स्टडी है। 3 सितंबर 2018 सलीम ने एक खत लिखा कि वो अपना लैपटॉप बेचना चाहता है गाजी को फॉर ₹50,000। गाजी को ये खत पहुंचा कब? 5 तारीख को। 6 तारीख को गाजी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा किसको? सलीम को। लेटर कब पहुंचा? 8 तारीख को। सलीम को बाद में एहसास हुआ, उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन कर दिया क्या? ऑफर का, जो कब पहुंचा गाजी को? 5 को। 5 तारीख को पहुंचा। द लेटर नहीं, सॉरी 5 को लिखा है, द लेटर रीच्ड गाजी ऑन 7 तारीख। सवाल है, पहले मुझे आपने बताना है कि ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है? 3 को हो रही है, 5 को हो रही है, 6 को हो रही है, 7 को हो रही है। 3 को वो लिख रहा है। 3 को जब उसने लिखा उसके अपने हाथ में है, वो डाल के आया पोस्ट बॉक्स के अंदर, कब पहुंचा? 5 को ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई है, ऑफर कंप्लीट हो गई है। एक बंदे ने दूसरे बंदे को वो ऑफर पहुंचा दी है, कब? 5 तारीख को। 3 को क्या हुआ है? 3 को वो लिख रहा है बैठ के, पहुंची कब है? 5 को। अच्छा, ऑन 6th गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कब पहुंचा? 8 को। 8 ही है ना? हाँ, कब पहुंचा? 8 को। याद रखिएगा, ऑफर में सिंगल डेट होती है, ऑफर में सिंगल डेट होती है, एक्सेप्टेंस में 2 डेट्स होती हैं। सलीम के लिए कुछ और डेट होगी, गाजी के लिए कोई और डेट होगी। किस चीज की? एक्सेप्टेंस की। मगर ऑफर कब पहुंची है? उसके लिए एक ही डेट है। अच्छा, ये बताइए, लेटर पोस्ट हुआ कब हुआ? 6 तारीख को। किसने किया? गाजी ने। जैसे ही गाजी वो खत पोस्ट बॉक्स में डाल के आया, अब वो खत किसको बाउंड कर रहा है?
सलीम को। तो सलीम के लिए एक्सेप्टेंस कब हुई है? 6 तारीख को। खत कब पहुंच रहा है? 8 को। कौन बाउंड हो रहा है? गाजी। कौन बाउंड हो रहा है 8 को? गाजी बाउंड हो रहा है। अब आए जरा पीछे वापस। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रोपोजर। इस केस में प्रोपोजर कौन था? सलीम। उसके लिए कब हुई? व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और दूसरे बंदे के लिए कब हुई? व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन। यहां तक बात ओके? अच्छा, इसी सवाल में बताइए, ऑफर को मैं कब तक रिवोक कर सकता हूं? किस डेट से पहले पहले तक मैं ये ऑफर को रिवोक कर सकता हूं? 5 से पहले या 6 से पहले? 6 से पहले। हमने कहा था एक्सेप्टेंस से पहले तक मैं अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता हूं। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक की जा सकती है? 8 से पहले पहले तक। नहीं, 8 से पहले तक। अगर सेम डेट पे हो गए, जो पहले पहुंचेगा वो माना जाएगा। व्हाट्सएवर रीचेस फर्स्ट वो माना जाएगा। द लेटर, अच्छा इसने क्या किया? इसने लेटर ऑफ रेवोकेशन लिखा कब? 5 तारीख को, और पोस्ट भी कर दिया। कब पहुंचा है? 7 तारीख को। एक्सेप्टेंस कब हुई थी? नहीं नहीं, ऑफर कब एक्सेप्ट हो रही है? 6 को। खत कब पहुंच रहा है? तो क्या ये मानी जाएगी रेवोकेशन? नहीं मानी जाएगी। क्यों? एक्सेप्टेंस हो चुकी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एक ऑफर को हम रिवोक कर सकते हैं किसी भी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। और acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor। यानी कि 8 से, यहां तक ऑल ओके हो गया? ये एक है शरारती नोट्स इस पूरे चैप्टर के, सिंगल पेज है। ऊपर क्या आ रहा है? प्रपोजल, ये प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, डेफिनेशंस आ रही है यहां तक। उसके बाद रेवोकेशन वाली बातें हैं, कंडीशंस हैं फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, और कम्युनिकेशन वाली बातें हैं। तो डे एंड के ऊपर या सेशन एंड के ऊपर जो जी ड्राइव है उसमें सारी स्लाइड्स भी ऐड हो जाएंगी डेली बेसिस के ऊपर। और इस तरह की जो जो स्लाइड्स होंगी एक्स्ट्रा वो भी वहां पे होंगी, ताकि आप उसको फौरन से रिवाइज कर सकें वहां से भी। आईकैप ने इस चैप्टर में से अभी तक मैक्सिमम जो सवाल पूछे हैं वो 3 तरह के हैं। एक एसेंशियल्स वो बहुत पूछता, ऑफर के भी और एक्सेप्टेंस के भी। दूसरा 2 सवाल ऐसे हैं जो कि उसने कंबाइन पूछे हैं, लैप्स और रेवोकेशन वाली बातें। और उसके बाद एक सवाल है वहां पे जिसमें वो इनविटेशन टू एन ऑफर की बात करता है। एक खत भेजेगा, वो कहेगा जनाब बताओ तुम्हारी प्रॉपर्टी में क्या क्या खसूसियात हैं। वो खसूसियात बता रहा होगा कि वो कहेगा ठीक है मैं कबूल करता हूँ, हालांकि वो ऑफर नहीं थी। फिर एक बंदा उसको एक एक्स्ट्रा ऑफर पिंच करेगा, वो कबूल कर लेगा, तो बताओ कि ब्रीच हुई या नहीं हुई। तो एक वो सवाल बहुत कॉमन है यहाँ से। उसके बाद ये टाइमलाइन में से सवाल निकल के फिर से बाहर आ सकता है। ये सवाल बेसिकली पास पेपर का था, सलीम गाजी वाला सवाल। तो ये सवाल आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा हाथ से लिख के कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस चैप्टर से जो सवाल हमने करने हैं वो बेसिकली नोट डाउन कर लें। जो इस चैप्टर से आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज ऑटम 11 का 7A, स्प्रिंग 16 का 3B, ऑटम 11 का 7A, स्प्रिंग 16 का 3B, ऑटम 18 का 4B, स्प्रिंग 19 का 1B, दोबारा बोल देता हूं। ऑटम 11 7A, ऑटम 11 7A, स्प्रिंग 16 3B, ऑटम 18 4B,
स्प्रिंग 19 1B, स्प्रिंग 22 5V, यानी कि पांचवा सवाल का V पार्ट, यानी कि पांचवा पार्ट, और स्प्रिंग 22 का ही 10A। तो ये 5 सवाल हैं जो कि आपने लाजमी लिख लेने हैं इस चैप्टर को आज तैयार करके। इसके पास पेपर्स अलग से वीडियो की फॉर्म में या लिंक की फॉर्म में उसी ग्रुप में तकरीबन 12 से 1 के बीच में मैं शेयर कर दूंगा। डन। ब्रेक करते हैं 5 मिनट की और फिर शुरू करते हैं चैप्टर 3। बाय द टाइम